गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। आज का अपना टॉपिक वेरी सिंपल वेरी इजीएस्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। इससे बेटा पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ट्रेडिंग पढ़ा था, P&L अकाउंट पढ़ा था, फिर बैलेंस शीट पढ़ा था। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कंपनी में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो टूल्स हैं। कौन से बेटा? एक तो है स्टेटमेंट ऑफ P&L और एक है बैलेंस शीट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे P&L अकाउंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट पढ़ेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट शेड्यूल 3 के कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट दे रखा है। ठीक है बेटा, तो अपन आज सिंपल पढ़ेंगे। पहली बात तो ये आप याद रखना है कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने होते हैं, तो दो। एक तो बेटा P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L, और दूसरा क्या कहते हैं बेटा? बैलेंस शीट कहते हैं। ये बस याद रखना। टूल्स अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टूल्स पूछता है तो दो याद रखना है। कौन सा? एक तो P&L अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट भी ऑप्शन में आता है लेकिन उसे इग्नोर कर देना है अपने को। ठीक है, करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं P&L अकाउंट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट जो है कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल कितना बेटा? 3rd पार्ट सेकंड में दे रखा है। किसमें दे रखा है बेटा? पार्ट सेकंड में दे रखा है, मेंशन कर रखा है। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है, वो आसानी से याद भी हो जाएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करने की जरूरत है, एक फिक्स फॉर्मेट है। पहले जो था हम लोग जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते थे वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाते थे, अब इसको वर्टिकल फॉर्म में दे रखा है। बहुत इजीली है, कोई बात नहीं। इसलिए यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखा जाता, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये बहुत इजी है बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सीधा सीधा किससे है बेटा? सेल्स से है। किससे है बेटा? सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है सेल्स। और ये सेल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो सेल्स है वो नेट सेल्स होता है बेटा। क्या होता है? नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो बेटा, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस में सेल्स रिटर्न। आ रही बात समझ में? इसे क्या कहते हैं बेटा? नेट सेल कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स ना दे रखा है, जैसे कि आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कैश सेल क्रेडिट सेल नहीं दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो अपने को कैसे कैलकुलेट करना है? ध्यान से देखो बेटा, RFO मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल, और नेट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। लेकिन जब आपको सेल्स का इंफॉर्मेशन ही गिवन ना हो तो कैसे कैलकुलेट करते? ध्यान से देखो बेटा, तब आपको याद होगा 11वीं क्लास में कैसे निकालते थे? यहां पर लिखते थे ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज लिखते थे, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे बेटा। फिर यहां पे 2 GP लिखते थे, यहां पर क्या लिखते? क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर क्या लिखते थे बेटा? बाय सेल्स। ऐसे ही तो सेम वही फंडा हम लिखेंगे बेटा, इन सभी को प्लस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। वो आपका क्या आ जाएगा बेटा? आपका क्या आ जाएगा? आपके पास सेल्स आ जाएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया बेटा, कैसे सिस्टमैटिक ढंग से कैसे करना है। सबसे पहले लिखना है बेटा नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू होता है बेटा एडजस्टेड स्टॉक। ठीक है बेटा, उसमें अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दिया बेटा, क्या प्लस कर दिया? MANU मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेटा, शॉर्ट में स्पेस कम है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दिया, और उसमें क्या माइनस कर दिया बेटा? और सॉरी उसमें क्या प्लस कर दिया? यहां पर लिखूंगा प्लस और माइनस लिखूंगा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हम प्लस कर देंगे, माइनस होगा लॉस होगा तो हम माइनस कर देंगे। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखो, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले ही माइनस करके एडजस्टेड स्टॉक लिख दिया है, तो यहां पे माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दे रखा है तो माइनस सेल्स रिटर्न कर देना, खत्म। आ रही बात समझ में? क्योंकि नेट सेल बोल रखा है बेटा। इस सब से आपका अगर यही तक सॉल्यूशन करते हो तो आपकी ये वैल्यू आएगी, सेल्स की वैल्यू आएगी, उसमें सेल्स रिटर्न इंक्लूड होगा। लेकिन अगर आप उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हो तो नेट सेल आ जाएगा, जो आप यहां पे बेशक लिख सकते हो बेटा। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेट RFO लाने के लिए
सेल्स दे रखा है तो सेल्स के हिसाब से करेंगे, नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे बेटा, नेट परचेज प्लस एडजस्टेड स्टॉक प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वही डायरेक्ट एक्सपेंस ही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है बेटा, ठीक है बेटा। क्योंकि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पढ़ाते थे उसमें हम क्या कहते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है बेटा, है ना। अच्छा, और उसमें प्लस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देना है और माइनस सेल्स रिटर्न कर देना, आपका क्या आ जाएगा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। सेकंड है आपके पास अदर रेवेन्यू या फिर अदर इनकम। क्वेश्चन में फॉर्मेट में अदर इनकम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया है। ये बाकी यानी कि सेल्स, देखो मेन डायरेक्ट जो इनकम होता है वो सेल्स होता है। सेल्स के अलावा जितने भी इनकम है आपके पास, यानी कि आपको अगर याद हो तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड आपने जो कुछ भी लिखा है इनकम समझ के, वो सारी की सारी किस में आ जाएगी बेटा, अदर इनकम में आ जाएगा। जैसे कि बेटा रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, है ना, कमीशन रिसीव्ड, ये भी बहुत सारी, जैसे कि आज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ये सारी के सारी आ जाती है बेटा। यानी कि सारी के सारे रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स भी किस में आता है बेटा, इसमें आता है। दो ही चीज याद रखना, जितने भी रिसीव्ड होंगे वो और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स वो भी किस में आएगा बेटा, इसमें आएगा। किसमें, अदर इनकम में आएगा। उस सभी को प्लस करके हम यहां पर लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का टोटल जो होगा वही क्या होगा बेटा, टोटल इनकम होगा, यानी कि टोटल रिवेन्यू कह सकते हैं, वो होता है, टोटल रिवेन्यू होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे बेटा, फिर फोर्थ होता है बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में ये सारी चीजें हैं बेटा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, याद करना है और याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा, ध्यान से बस देखते रहो। सबसे पहला है एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको याद करने की जरूरत नहीं बेटा, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हो बेटा, रॉ मटेरियल, क्या लिखा हो बेटा, रॉ मटेरियल, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज नहीं इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या चीजें आती है, रॉ मटेरियल बेटा। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज प्लस सॉरी माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। आ रही बात समझ में? कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो शक्ति प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते बेटा अपन, फिर है आपके पास बेटा क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान सुनो बेटा, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा बेटा, ठीक है। दे रखा हो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगा, वो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। फिर आपके पास आता है बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री हमने बताया बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होता है, एडजस्टेड स्टॉक। इट मींस हमने एडजस्टेड स्टॉक में आपको क्या बताया था बेटा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री। कितना चेंज हुआ है बेटा, याद रखना, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, तो बेटा सीधे सीधे माइनस करके आप लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये 10,000 है और ये 20,000 है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सर 20,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे 10,000 लिख दूं क्या, नहीं बेटा, आप माइनस करने पर आएगा तो 10,000 ही, लेकिन याद रखना आंसर किसका आएगा बेटा, माइनस का। तो आप ब्रैकेट में यहां पर लिखोगे बेटा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे माइनस का 10,000। माइनस लिखते नहीं बेटा, ब्रैकेट ही क्या शो करता है, माइनस का सिंबल शो करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, किसके, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। किसके बारे में बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है बेटा, क्या क्या आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, बताओ। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे के सारे क्या आते हैं बेटा, एक्सपेंसेस आता है। जैसे कि बेटा वेजेज प्लस सैलरी प्लस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड प्लस वर्कमैन कंपनसेशन फंड प्लस और भी कई सारी चीजें आती है बेटा, बोनस। आपको अगर लगता है कि ये एम्प्लॉय को मिलने वाला है, एम्प्लॉय को बेनिफिट इससे होता है, वो सारी की सारी किस में आएगा बेटा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। क्वेश्चन में दिखता जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सबसे देखो एक्सपेंस, पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर रिवेन्यू, फिर क्या आता है बेटा टोटल रिवेन्यू, फिर आते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आता है बेटा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर उसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री, फिर आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर आता है बेटा आपके पास क्या आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा, फाइनेंस कॉस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है बेटा किस पे, इंटरेस्ट पे फोकस करना है। किस पे बेटा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जितने भी है बेटा लोन, वो सारे के सारे इसमें आते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्लिक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है बेटा, सिंपल, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, सभी पे जो भी इंटरेस्ट आ रहा है वो सारे का सारा फाइनेंस कॉस्ट में आ जाता है, मेनली, मेजरली, जनरली। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन से वर्ड से आपको पता चल रहा होगा बेटा, डेप्रिसिएशन का मतलब ही होता है बेटा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अच्छा, आ रही बात समझ में, और ये यहीं पे समझा देता हूं बेटा, यहाँ पे दूर लिखने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल असेट्स, और अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। क्लियर बेटा, इंटेंजिबल असेट्स, और ये क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा, क्वेश्चन में गिवन होता है, या तो आपको आंसर दे रखा होगा या फिर कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, ऊपर बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, जो कुछ भी होगा, और उस पर बोल देगा 10%, या फिर सीधे सीधे बोल रखा होगा बेटा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कुछ भी। तो वैल्यू दे रखा होगा तो एज इट इज वैल्यू उठा के यहां पर लिख दो, 2-3 असेट्स पे दे रखा है तो सभी का प्लस करके आपको यहां पे लिखना है। अब प्रॉब्लम आती है बेटा, प्रॉब्लम आएगी क्या इसमें, सिंपल, ध्यान से सुनो बेटा, 8वां यहां पर है डेप्रिसिएशन, सॉरी अदर एक्सपेंसेस है बेटा, क्या है बेटा, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस है, बचे हुए सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आते हैं बेटा, जैसे कि बेटा कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, आउटवर्ड, है ना, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। अब एक और समस्या ध्यान से देख लो बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इसमें आपको कहीं पर भी यूज नहीं करना है, हाँ सिर्फ और सिर्फ एक जगह, अगर आपको सेल्स गिवन नहीं है तो उसको निकालने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का यूज करते हैं, अदरवाइज कहीं पर यूज नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आती है आपको जब सेल्स गिवन होता है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस गिवन होता है, तो मैंने क्या कहा यहां पर, बचे हुए सारे एक्सपेंसेस किस में आ जाता है बेटा, अदर एक्सपेंसेस में आ जाता है। तो बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि जब सेल्स का हमने लिख दिया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, तो क्या सर हम यहां पर लिख सकते क्या, नहीं बेटा, नहीं लिखने की जरूरत है, कोई भी लिखने की जरूरत नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देना बेटा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना, आरएफओ लाने के लिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लाने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो बेटा हम इसका यूज ही नहीं करते, कहीं पर यूज नहीं करते, बाद बाकी सारी चीजें यूज कर सकते हो बेटा। ठीक है, अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसका टोटल करने पर जो आंसर आएगा वो हम यहां पर लिखेंगे बेटा। उसके बाद 5th पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा बेटा, ध्यान सुनो, 3rd नंबर पे रिवेन्यू है बेटा, 3rd नंबर में से माइनस कर देंगे बेटा 4th नंबर, तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। यानी कि इनकम में से एक्सपेंस अगर माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर उसमें से जितना भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर उसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो बेटा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि अगर सर इनकम रिवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो क्या टैक्स देना कंपलसरी है, नहीं बेटा, स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रॉफिट पे टैक्स कब दिया जाता है बेटा, प्रॉफिट पे। अगर टैक्स पे क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, प्रॉफिट नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे बेटा, टैक्स नहीं देंगे। अगर होगा तो जितना % बोला जाएगा उतना टैक्स दिया जाएगा, बचा हुआ आफ्टर टैक्स में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें, बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट से। ठीक है।